साथियों नमस्कार। आज जो कलाम एकेडमी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जो माइनर टेस्ट 2 हुआ है आज लेवल 1 का, उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी जुड़े रहें। देखिए, आप देख रहे हैं ये टेस्ट आज का है 18/8/2025 का। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं हम आज के टेस्ट को। सबसे पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यपाल मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्ति होती है राज्यपाल की, या पदेन होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो इन्होंने माना है नियुक्ति। बिल्कुल सही उत्तर है इसका, राज्यपाल की हमें नियुक्ति होती है। अगला सवाल, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल के किस अनुच्छेद के तहत करता है? विधायकों की जो अयोग्यता है वो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत उसकी जांच करता है कि विधायक अयोग्य है या नहीं? अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 192 और अनुच्छेद 195। तो इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है अनुच्छेद 192, 192, ऑप्शन नंबर 3। बिना किसी देरी के अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 3 है, अनुच्छेद 267 के तहत राज्य की जो आकस्मिक निधि है किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री? तो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी को पता है, राज्य की जो आकस्मिक निधि है वो राज्यपाल के पास होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी को राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त कब किया गया था? तो इसके आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन 25 अक्टूबर 1956, तीसरा ऑप्शन 1 अप्रैल 1952 एंड फोर्थ ऑप्शन 1 नवंबर 1956। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है वो ऑप्शन नंबर 4 का है, ऑप्शन नंबर 2, 25 अक्टूबर 1956। ठीक है ना। 1 नवंबर को इन्होंने पद ग्रहण किया था, लेकिन नियुक्ति जो हुई थी वो 25 अक्टूबर को हुई थी। बिना किसी देरी के अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 5। आपको प्रश्नों का थोड़ा सा लेवल लग रहा होगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न पत्र का थोड़ा लेवल बनाया है, पर आपके एग्ज़ाम में इतना लेवल आने वाला नहीं है जिस प्रकार से आपने पटवारी का एग्ज़ाम देखा होगा। सवाल नंबर 5 है, अनुच्छेद 158 158(3) क के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसको दी जाने वाली उपलब्धियां और भत्ते किसके द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं? तो इसके ऑप्शन है कि भाई, यदि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाए तो होता यूँ है कि राज्यपाल को उस राज्य से सैलरी मिलती है। तो अभी जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का बन जाएगा तो कौन सा राज्य उसको सैलरी देगा, ये तय कौन करेगा, और कितना सैलरी कौन देगा ये तय करता है। इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है राष्ट्रपति। 5वें का सही आंसर है राष्ट्रपति। चलिए बिना किसी देरी के अगला सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो है वो है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधान अनुसार राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? आप सभी को पता है, किसी भी राज्य में जितने विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 15% मंत्री हो सकते हैं। तो राजस्थान में जो है वो 200 सदस्य है, तो उसके हिसाब से 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 7, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? मतलब मुख्यमंत्री के कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 166, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 170 और ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 171। इसका जो सही आंसर उन्होंने माना है वो है अनुच्छेद 167। तो 167 में मुख्यमंत्री के जो है कर्तव्य दिए गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक पद धारण करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मतलब राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक जो है मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो इसका जो सही आंसर उन्होंने माना है वो है मोहनलाल सुखाड़िया। जो मोहनलाल सुखाड़िया है वो उसका सही आंसर है। अब आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 9, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व्यक्ति सह
कौन से मुख्यमंत्री है? तो आपको पता है वर्तमान जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी है वो व्यक्ति से है 14वें मुख्यमंत्री है। अगला सवाल, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है उसमें कुल सदस्य संख्या है ऑप्शन नंबर 1 140, ऑप्शन नंबर 2 160, ऑप्शन 3 184, ऑप्शन 4 200। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 160। ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो कलाम एकेडमी ने ऑफिशियल माने हैं, वो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। अब सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 11 है, राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो विधानसभा उससे संबंधित, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। इनका निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन खुली मतदान प्रणाली से नहीं होता, बंद मतदान प्रणाली से होता है, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो बता रहा है इसमें सत्य कौन सा है, तो केवल एक सत्य है, ठीक है। वैसे विधानसभा में होता पर इन्होंने विधानमंडल माना है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 12, राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष कौन थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे? ऐसे कौन थे? लक्ष्मण सिंह, रामनिवास मिर्धा, हीरालाल देवपुरा, समर्थलाल मीणा। इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है हीरालाल देवपुरा। अगला सवाल हम आपके सामने ला रहे हैं, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में है, अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 2 माह का, 3 माह का, 6 माह का और 1 माह का। तो इसका जो सही आंसर है वो कम से कम 6 माह में एक बार होनी चाहिए, तो 6 माह है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका जो आंसर क्या है वो आपको बताना है। इसका जो है सी का है 188, ठीक है। सी का क्या है, सदस्यों की शपथ है 188। तो इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है इधर कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। तो इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि सी का जो है वो 1 था, तो इसमें सी का 1 केवल इसी में है, इसलिए 3 नंबर जो है आंसर हो जाएगा इसका। आपको देख लेना है 3 नंबर में क्या है, देखिए। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता है राजस्थान विधानसभा की जो लोक लेखा समिति है उसके वर्तमान अध्यक्ष है टीकाराम जी जूली। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 16, राजस्थान की किस विधानसभा के चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था? तो जो है राजस्थान की 13वीं, 14वीं, 15वीं और 10वीं, ये 4 ऑप्शन है। इसमें जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है 14वीं विधानसभा में नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 4 44वां संविधान संशोधन। तो इसका जो आंसर इन्होंने जो सही माना है वो है 7वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो है के वर्मा, कमलकांत वर्मा, ठीक है ना। तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 19, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कुल कितने न्यायिक पद है? राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कुल कितने न्यायिक पद है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 36 न्यायिक पद राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही है। राज्य में मुख्य सचिव अवशिष्ट वसीयतदार होता है, बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल है, ये गलत है क्योंकि वर्तमान सुधांशु पंत है, शिखर अग्रवाल नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान में ऐसे कौन से मुख्य सचिव है जो सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे? के राधाकृष्णन, भगत सिंह मेहता, आर.डी. थापर, मोहन मुखर्जी। इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है वो इन्होंने माना है भगत सिंह मेहता, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 22,
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष निर्धारित किया? तो कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किस धारा के तहत निर्धारित किया? तो इन्होंने आंसर 22 का माना है, ऑप्शन नंबर 4 धारा 25 के तहत। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। राजस्थान पुलिस सेवा गठन। राजस्थान पुलिस सेवा गठन का सेवा का गठन कब हुआ? 1951 में, 1956 में, 1962 में और 1967 में। तो इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है 23 का, वो इन्होंने सही आंसर माना है 1951 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी कौन होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग जिला कलेक्टर का आंसर करके आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव अधिकारी होता है वो होता है उपखंड अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं SDM। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी उपखंड अधिकारी होता है और जिला कलेक्टर को लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी चुना जाता है। अगला सवाल है, देश के पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो देश की जो पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 1953, 2 अक्टूबर 1959, 26 जनवरी 1975, 24 अप्रैल 1993। तो इसका जो सही आंसर है वो ये रहने वाला है 2 अक्टूबर 1959, बगदेरी नागौर में हुआ था। अब शुरू करते हैं अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं हेतु उपबंध किए गए? आपके सामने ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन। इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है वो ये माना है 73वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति कितनी होती है? तो आप सभी को बता दूं, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति जो है वो कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है या 1/10 होती है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? नगर निगम कितने हैं? तो टोटल है अभी 13। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम हैं? 13। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है? तो नगर पालिका की जो संरचना है इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 243R। ठीक है, 243R नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों के पद है? अभी ही चेंजेस हुआ है, आप सभी को पता है। तो ये हो चुका है 1 + 10 टोटल 11। ठीक है ना, जब RPSC बना था तब था 1 + 2 टोटल 3 थे, अभी 11 हो चुके हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला 80 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वो है प्रतापगढ़। ठीक है, वो इन्होंने प्रतापगढ़ माना है। अगला सवाल है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में अवस्थित है? ठीक है, धौलपुर, दौसा, झुंझुनू, धौलपुर, झुंझुनू, दौसा, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, झुंझुनू। ये ऑप्शन थे 4। इसमें इन्होंने जो सही माना है वो माना है 32 का 1, धौलपुर, दौसा, झुंझुनू। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 33, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु परिस्थितियों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये नेगेटिव पूछा है। ऑप्शन है पाली नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, जालोर, सिरोही, जयपुर, अलवर। तो आपको पता है 33 का जो उत्तर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 4 जयपुर, अलवर। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र में सम्मिलित है? ठीक है, ऑप्शन 1 भीलवाड़ा और बूंदी, ऑप्शन 2 धौलपुर और करौली, ऑप्शन 3 अजमेर और टोंक, ऑप्शन 4 प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसका जो सही आंसर है वो इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 4 प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न असम्मिलित युग्म है। ठीक है ना, तो कोपेन ने ए का मतलब उष्ण आर्द्र बताया था, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू का मतलब पूर्ण शुष्क बताया था, बिल्कुल सही है। जी का मतलब गंगा तुल्य बताया था, सही है। एस का मतलब शीत शुष्क नहीं बताया था, क्योंकि शीत से राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल है 36 नंबर सवाल में जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है। कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा बनाती है सबसे पहली। दूसरा, इस प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है।
ये किसकी खासियत है? उप आर्द्र जलवायु की, शुष्क जलवायु प्रदेश की, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की? पहला और चौथा ऑप्शन सेम है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है 36 का इन्होंने जो माना है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है सवाल नंबर 37। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। वास्तविक वर्षा जो दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर 1 55.57 सेंटीमीटर, दूसरा 58.68 सेंटीमीटर, तीसरा 66.24 सेंटीमीटर, चौथा 41.74 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर उन्होंने माना है वो है 66.24 सेंटीमीटर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन है। यह प्रक्रिया शरद ऋतु के दौरान होती है। ठीक है। इस ऋतु में राज्य में वर्षा नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। इस समय मानसूनी हवा में आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है, गलत है। अभी तो बोला वर्षा नहीं होती, आर्द्रता कम है, तभी तो वर्षा नहीं हो रही। इस समय हवाएं शांत और अत्यंत परिवर्तनशील है, सही है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर इन्होंने माना है। अगला सवाल है, थानथवेट के अनुसार दिए गए छाया मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? जो सामने मैप बना हुआ है, इसमें जो रेखांकित चित्र है वो किस प्रदेश को बता रहा है? तो इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है 39 का दो CAW। ठीक है। अगला सवाल है आप सबकी स्क्रीन पर, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक है। किसके कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है? पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, लू या ध्रुवीय पवने? इसका जो सही आंसर उन्होंने माना है वो है पछुआ पवने, जिसकी वजह से मावट होती है। निम्नलिखित में से राजस्थान का न्यूनतम वर्षा परिवर्तनशीलता, देखिए वर्षा परिवर्तनशीलता बोला है। ठीक है, मतलब कहीं पे एक बार तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या तो कभी होती ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है वर्षा में, तो उसको बोलते हैं वर्षा परिवर्तनशीलता। और ये होती है सबसे ज़्यादा, आप सभी को पता है। सॉरी, न्यूनतम पूछा है 41 का, इन्होंने सही आंसर माना है 1 सिरोही। ठीक है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 42। आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का आपको मन हो तो कर दीजिएगा। अगला सवाल है, BSHW राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय शुष्क, ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ऑप्शन 3 अर्ध शुष्क, ऑप्शन 4 उप आर्द्र। ठीक है, इसका जो सही आंसर उन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 3 अर्ध शुष्क। ठीक। अब चलिए अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून किस जिले में सबसे पहले आता है? तो आप सभी को पता है ये जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे पहले आता है। अगला सवाल चलते हैं, राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का कितना अंश जुलाई से सितंबर के बीच होता है? तो अभी आप देख रहे हैं जुलाई से सितंबर के बीच ही सारी वर्षा होती है, तो 90 से 95% वर्षा राजस्थान में इसी टाइम होती है। अगला सवाल है, राजस्थान में उच्च तीव्रता से न्यूनतम नुकसान, ठीक है, उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है। मतलब ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें यदि ज़्यादा वायु तेज़ भी बहती तो भी उनको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो जिले इन्होंने जो माने हैं, और इसका जो सही आंसर इन्होंने जो माना है वो 45 का जो इन्होंने आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला जो सवाल है, राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर जिले से गुजरने वाली वायुदाब है। अभी जुलाई में नहीं पूछा है, जुलाई में पूछते तो 997 मिलीबार वाली होती, लेकिन अभी जो है इन्होंने पूछा है जनवरी माह में। ठीक है, तो जनवरी माह में आप सभी को पता है जो है 1018 मिलीबार से अधिक वाली जो है वो वायुदाब रेखा अपने जैसलमेर से गुजरती है। अगला सवाल है, राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन नहीं है, इनमें से कौन सा असत्य है? तो आप सभी को देखना है इसमें असत्य कौन सा है। राज्य में अरावली बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में अवरोधक है, बिल्कुल, तभी तो उससे टकराकर बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसका कारण भी यही है। उसके बाद जो अगला सवाल है, राज्य में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की शाखा तुलना में अत्यंत कम वर्षा होती है, बिल्कुल ये भी सही है, अरब सागर से आई से कोई बारिश नहीं होती। तीसरा है, राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम हो जाती है, नहीं, ये गलत बात है। वर्षा कम होती है लेकिन परिवर्तनशीलता कम नहीं होती है। राज्य में मानसून सामान्यतः मध्य जून में आता है, आपको सही बिल्कुल पता है, यही सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो इसका आंसर है परिवर्तनशीलता। वर्षा की परिवर्तनशीलता को आपको ध्यान से समझना होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में
पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में जलवायु की चरम सीमाएं कैसी होती हैं? तो आप सभी को पता है इस टाइम जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी भाग में जलवायु की चरम सीमाएं उच्चतर होती है, ठीक है ना, जलवायु एकदम चरम सीमा पे होता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? आपको बताना है इसमें सही सुमेलित कौन सा है। CWG सिरोही में है, बिल्कुल गलत है। BWHW बाड़मेर में है, नहीं है। BSHW गंगानगर में नहीं है। AW डूंगरपुर में है। बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह का उपयुक्त युग्म है? ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसका जो सही आंसर माना गया है वो 50 का ऑप्शन नंबर 3 जुलाई, अगस्त। ठीक है, उसके बाद जो अगला सवाल है, ठीक, उसके बाद जो अगला सवाल है 51, राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है। राजस्थान में जो कम वर्षा है वो होने का प्रमुख कारण क्या है? वो है समुद्र से दूरी, ये भी है। मरुस्थल का विस्तार भी है। अरावली का मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित होना, ये भी है। वनावन क्षेत्र में कमी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो कारण है वो है अरावली का मानसून हवाओं के समानांतर स्थित होना। ठीक है, अगला सवाल है 52। आप यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी बढ़ते रहे। ये सवाल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और आप वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे। कथन ए है, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है, 52 का। ठीक है ना, पहला कथन। दूसरा कारण है उसका जो कारण है बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल समानांतर है। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत है, इसलिए ए व आर दोनों असत्य है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है? आप सभी को पता है राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से सर्वाधिक लौह अयस्क जयपुर और दौसा से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की जानकारी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो ये है आपके उदयपुर में। ठीक, अगला सवाल है, तांबे की खान सैनपरी तथा हनोतिया क्रम से स्थित है। तो आपको मैं बता दूं, सैनपरी जो है वो अलवर में है और हनोतिया जो है अजमेर में है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। अगला सवाल, बाड़खा, गूंगा, कशनऊ, ये जो है बाड़मेर में है, आप सभी को पता है। ठीक है ना, तो ये किसके लिए है? लौह अयस्क तो नहीं है, यूरेनियम भी नहीं है, और ये खान की बात कर रहा है तो ये है कोयले के लिए। ठीक है, इसका जो आंसर इन्होंने माना है कोयला। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है कि जो कथन दी हुई है 3, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। 57 का कथन एक है, अजमेर जिले में फेल्सपार है। बिल्कुल, फेल और पास आपको अजमेर भी किया जाता है, इसलिए फेल्सपार अजमेर में है। अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा में रॉक फॉस्फेट है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सलादीपुरा सीकर में पाइराइट है, तो बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा सही है। तो 57 का इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कैल्साइट, आप सभी को बताना है कि कैल्साइट जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कैल्साइट जो है तेजा का बास और बेल का पहाड़ में पाया जाता है। बेराइट्स जो है सैनपुरी और जाहिर का खेड़ा में पाया जाता है। और फ्लोराइड जो है वो चौकरी और चापोली में पाया जाता है। और रॉक फॉस्फेट बिरवानिया और फतेहगढ़ में पाया जाता है। तो ये जो इसका है, इसका जो आंसर इन्होंने माना है वो ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से राजस्थान में जिप्सम खनन क्षेत्र नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा खनन क्षेत्र है जो जिप्सम खनन क्षेत्र नहीं है? तो 59 का जो है इन्होंने आंसर जो माना है हमीरवाली, राजमहल, पार की रानी और गोट मांगलोद। इसका जो है राजमहल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? जैसलमेर में कौन सा नहीं है? डांडे वाला है, चेने वाला है, कमली ताल है, लेकिन रोहिल है, रोहिल सीकर में है, यहाँ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान संपूर्ण देश का लगभग 22% अभ्रक उत्पादित करता है। दूसरा कथन है 7% सीसा जस्ता व वोलेस्टोनाइट उत्पादित करता है। ठीक है, अगला है लगभग 90% से अधिक जिप्सम उत्पादित करता है। तो ये बिल्कुल 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। ठीक, अगला सवाल है, ओरडा, देपुरा, हटुंडी, ये खनन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो 62 का इन्होंने जो आंसर माना है, क्या ये मैग्नेसाइट का है, घिया पत्थर, चाइना क्ले, सिलिका सैंड? इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है घिया पत्थर। ओके, अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल नंबर 63। राजस्थान खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। इनमें से कौन सा सत्य कथन नहीं है? तो मैं आप सभी को बता दूं, इनमें से है, राज्य वर्तमान में
58 प्रकार के खनिजों का खनन करता है, ये बिल्कुल सत्य। राजस्थान देश में सर्वाधिक खनिज विविधता वाला राज्य है, ये भी बिल्कुल जो है सत्य है। अधात्विक खनिज की दृष्टि से राज्य देश में दूसरे स्थान पर है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है राजस्थान पहले स्थान पर है। राज्य में देश की लगभग 19% खाने, ये भी बिल्कुल सही है। तो ठीक है, इसका जो आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 3 को इन्होंने आंसर माना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का खनन नहीं है? ठीक है ना, 64 का है। चूना पत्थर का खनन कहाँ नहीं है? लाखेरी में है, भेसरा, साबला, लोहरिया, नाथ की नेरी। तो इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है नाथ की नेरी। ठीक है, अगला सवाल 65 नंबर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट का नहीं है? डोलोमाइट कहते हैं संगमरमर को, ये उदयपुर में पाया जाता है। इसमें से कौन सा क्षेत्र उदयपुर से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो 65 का आंसर इन्होंने जो आंसर माना है वो माना है केसर देसर। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो ये जो है पूरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसका जो है आप ठीक है ना, अपन को इसका जो आंसर निकालना है वो सही आंसर इन्होंने जो माना है वो है पन्ना कालाकमान में पाया जाता है, तांबड़ा हीरा केसरपुरा में पाया जाता है, तांबड़ा सरवाड़ में पाया जाता है और पन्ना टिक्की में भी पाया जाता है। इसका जो है पहला आंसर इन्होंने सही माना है। ठीक, अगला सवाल है 67। उदयपुर जिले के उत्पादित संगमरमर का प्रकार है, अभी बताया था डोलोमाइटिक। ठीक, अगला सवाल है, चंदेरिया स्थित जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित संचालित है, वो किस द्वारा? HPCL द्वारा है, सीरी द्वारा है, वेदांता कंपनी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। इसका जो सही आंसर है वेदांता, जो चंदेरिया चित्तौड़ में स्थित जिंक स्मेल्टर संयंत्र है उसको संचालित करता है। अगला सवाल है, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? मोकला, मातासुक, पलाना, कपूर्डी, सानू, पलाना, पलाना, मेड़ता रोड, सानू, मेड़ता रोड, अगुचा, पलाना। इसका जो सही आंसर उन्होंने माना है 69 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोकला, मातासुक और पलाना। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खनन क्षेत्र और खनिज में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है अपने को। इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो इसमें अकवाली सतपुई तांबा के लिए बिल्कुल सही है, जगपुरा भूकिया सोना के लिए, बंजारा लक्ष्मी अब्रक के लिए, लेकिन गुज्जरवाड़ा मैग्नीज के लिए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला, राजस्थान की खनिज नीति 2024 कब लागू की गई थी? इन्होंने इसका जो सही आंसर माना है, राजस्थान की जो खनिज नीति 2024 में वो 4 दिसंबर को लागू की गई थी, ऐसा इनका कहना है। अगला सवाल है 72, केओलिन के नाम से जाना जाता है, फायर क्ले, चाइना क्ले, डोलोमाइट और सिलिका सैंड। तो केओलिन के नाम से चाइना क्ले जानी जाती है। अगला सवाल नंबर 73, राजस्थान में रागेश्वरी, मंगला तेल कुएं अवस्थित है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में, विंध्यन बेसिन में और जैसलमेर बेसिन में। तो आपको पता है रागेश्वरी और मंगला जो है ये बाड़मेर और सांचौर बेसिन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 74, निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है? ठीक है, अधात्विक खनिज नहीं है मतलब ऐसा कौन सा खनिज है जो धात्विक खनिज है? तो 74 का जो इन्होंने आंसर सही माना है, आपको पता है यूरेनियम अधात्विक है, कैल्साइट अधात्विक है, बेराइट अधात्विक है, टंगस्टन धात्विक है। ठीक है, अब अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करता है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बिल्कुल यही कार्य करता है। ठीक है, राजस्थान राज्य खनन ये नहीं करता, ये अन्वेषण करता है। खान खनिज लिमिटेड ये लाभ के लिए है और जेट्रो भी नहीं है। तो इसका जो आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 76, करंट अफेयर्स, और इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो है 29 मई को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने खालिस्तान से राजस्थान राज्य स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। तो वो है रलावता अजमेर से। ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 77 नंबर सवाल, 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें से कौन इस बोर्ड का सदस्य नहीं है? 77, ऑप्शन 1 हेमंत सेठिया, ठीक है, ऑप्शन 2 कुलदीप वर्मा, ऑप्शन 3 राजीव वर्मा, ऑप्शन 4 गोविंद लाल सैनी। इसका जो सही आंसर है राजीव वर्मा इस समिति के सदस्य नहीं है, हेमंत सेठिया, कुलदीप वर्मा और गोविंद लाल सैनी तीनों हैं। अगला सवाल 78, राजस्थान के विधायकों के लिए विकास कार्यों की ऑनलाइन अनुशंसा प्रणाली लागू करने हेतु राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया? तो वो है ई वर्क मोबाइल ऐप। तो ई वर्क जो मोबाइल ऐप है ये इनके लिए लागू किया, प्रारंभ किया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 79 नंबर सवाल है। ठीक है, 79 सवाल है, 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में कथनों पर अपन को विचार करना है।
79 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला है, इन खेलों में कुल 60 स्वर्ण पदक जीते गए, बिल्कुल सही है। इन खेलों में राजस्थान की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता, गलत बात। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते, ये सही है। तो ए और सी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 को उन्होंने सही माना था। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 जो है वो आपके सामने है। नई दिल्ली में आयोजित 13वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मनीनी कौशिक ने किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो है 50 मीटर राइफल प्रोन, 10 मीटर राइफल, 25 मीटर राइफल प्रोन, 25 मीटर फ्री मिक्स्ड। इसका जो आंसर है 50 मीटर राइफल प्रोन। ठीक, अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोकसभा सदस्य को प्राइम फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया 2025 के लिए? वो है पीपी चौधरी पाली। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको चुनना है। देवनारायण भीलवाड़ा में सही है। कोटा, देखो राजस्थान का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र कोटा में सही है। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट भरतपुर में नहीं है। राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में ही है, भगत की कोठी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। ठीक है, अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 83। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल के परिवार को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, सही है। इस योजना के प्रथम चरण में 10,000 गाँव नहीं है, 5,000 गाँव है, ये गलत बात है। इस योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये नहीं 21,000 रुपये दी जा रही, ये भी गलत बात है। ये पूछ रहे इसमें से सही कौन सा है? केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा है, आप अब तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, 84 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पर। ये 26 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने खालिस्तान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, जिनका नाम ये है, का तबादला राजस्थान हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की। तो मद्रास हाई कोर्ट से जस्टिस KR श्रीराम को। ठीक है, ये पहला आंसर इसका आंसर माना गया है। सवाल नंबर 85 जो है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 23 मई को विधानसभा अध्यक्ष ने अंता बारा से विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्ति की घोषणा की थी। ठीक है, दूसरा है, ये तो बिल्कुल सत्य है पहला। दूसरा है, नवंबर 2024 में उपचुनाव में कंवरलाल मीणा भारतीय आदिवासी पार्टी से विधायक चुने, गलत है। पहले ये बीजेपी से थे। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहे सत्य नहीं, मतलब असत्य कौन सा है? तो बी वाला असत्य है। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना था। अगला सवाल है, राजस्थान साहित्य का वीर गाथा काल कब से कब तक रहा? राजस्थान साहित्य है उसका जो वीर गाथा काल है वो आप सभी को पता है 1050 से 1450 तक रहा था। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान साहित्य की ख्यात विधा के संबंध में सही कथन है। तो राजस्थान साहित्य है उसकी जो ख्यात विधा है, ख्यात वंशावली प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है, सही है। ख्यातों का विस्तृत 18वीं शताब्दी के अंत में, नहीं 16वीं शताब्दी के अंत में। तो सही कौन सा है? केवल एक। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थानी साहित्य लेखन की ऐसी विधा जिसमें नृत्य गायन और अभिनय तीनों हो, उसको रास कहते हैं, जो श्री कृष्ण करते थे, रासलीला। अगला है 89, निम्न में से कौन सी एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है? मतलब प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है। बीसल देवरासो है, बसंत विलास है, मलय सुंदरी कथा है, रणमल छंद नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा लेखक और उसकी रचना सुमेलित नहीं है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो सही है। ठीक है, दूसरा है कवि असाई धनसावली सही है। शालिभद्र सूरी का बुद्धिरास सही है, लेकिन वज्रसेन सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास नहीं है, भरतेश्वर बाहुबली घोर है। ठीक है, अगला है 91 सवाल आपकी स्क्रीन पर, वृद्धि विकास के संबंध में असत्य है। ठीक है ना, आपको देखना कि इसमें से असत्य कौन सा है। वृद्धि निश्चित आयु पर समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। विकास मरने तक जारी रहता है, सही है। वृद्धि विकास को हमेशा प्रभावित करती है, बिल्कुल सही। विकास वृद्धि को प्रभावित करता है, ये गलत है। विकास हमेशा वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? इसमें आपको बताने थे कि सत्य कौन कौन से है। विकास वृद्धि का एक भाग है, बिल्कुल गलत बात। वृद्धि विकास का भाग है, ये सही है। वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है। ठीक है, विकास के अभाव में वृद्धि दिखाई दे सकती है, गलत बात है। ठीक है, 2 और 3 इसका जो आंसर इन्होंने माना है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 और 3 इसका जो आंसर इन्होंने माना है। अगला सवाल है, विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं दिखाई देती है, यह कथन किसने कहा? ये इन्होंने इसका जो आंसर है हरलोक माना है।
अगला सवाल आपके सामने है, बड़ा सवाल है। क्लिनिक में उपस्थित कुछ माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ के बच्चे घुटनों के बल ही चल रहे थे, पैरों पर नहीं चल पा रहे थे, वहीं कुछ के बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहे थे। उन्हें देखकर पीडियाट्रिशियन ने कहा, आप चिंता न करें बच्चा, पहले सिर, ठीक है, फिर गर्दन, फिर घुटनों के बल चलता है और अंत में चलना सीख जाता है, भले ही समय कम या ज़्यादा लगे। यह नॉर्मल प्रोसेस है। किस सिद्धांत से आधारित है? आप सभी को पता है, सेफालोपोडल कहते हैं इसको। और सभी में समान प्रतिमान, मतलब सभी को ये सेम जो है यूनिफॉर्म जो है इसमें सेम टू सेम है, सभी का ऐसा ही है। सबसे पहले सिर और गर्दन और ऐसे विकास होगा। सेफालोपोडल सिर से विकास होता है, इसलिए कहते हैं। सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते ये चल रहा है तो ये क्यों नहीं चल रहा है, सबका अलग अलग है। तो इसका ऑप्शन 3 नंबर उन्होंने सही आंसर माना था। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। राहुल को पहले मम्मी रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी, फिर जिन्हें वह सब्जी से लगाकर खा लेता था। अब वह रोटी तोड़ने भी लग गया और निवाला बनाकर खाने भी लग गया। यह प्रगति क्या कहलाती है? सेफालोपोडल, इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रेडिक्टेबल। इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 2, इंटीग्रेशन। ठीक है। अगला सवाल है, परिपक्वता और अधिगम का विकास के संबंध में देखते हुए किस गणितीय मॉडल इसे समझ सकते हैं? तो परिपक्वता और अधिगम का जो है वो गुणा विकास है। ठीक है, इनका गुणनफल ही विकास होता है। ठीक। अगला सवाल है, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह सही नहीं है। खेलने की आयु उत्तर बाल्यावस्था को नहीं कहते, तो सबसे पहला ही इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सबसे पहला वाला आंसर, राइट। ठीक। दूसरी है, आसक्ति का विकास कब होता है? 98 नंबर सवाल है, आसक्ति का विकास कब होता है? तो आप सभी को पता है आसक्ति का विकास जो है वो शैशवावस्था में होता है। अगला सवाल, पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। तैयारी की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था? बिल्कुल है। प्रश्न पूछने की अवस्था है, समूह पूर्व अवस्था है। इन्होंने जो 99 का आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय जाने की अवस्था नहीं है। दांत निकलने की औसत आयु क्या है? 6 से 8 माह इन्होंने मानी है। ठीक। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर, 6 साल की नंदिनी अब पेंसिल से छोटे छोटे अक्षर एक सीधी पंक्ति में लिख सकती है और मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को रख सकती है। ये किसका उदाहरण है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का है, स्थूल मोटर का है, भावनात्मक विकास का है, सामाजिक विकास का है। इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 1, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। ठीक है। अगला है, अक्कू का फरेरो रोसर चॉकलेट देखते ही खाने का मन हो गया। ठीक है, अब इसने चॉकलेट देखकर खाने का मन हो गया है, किस मूल प्रवृत्ति का है? स्वाद का है। ठीक। अगला है, बाल्यावस्था अनोखा काल है, सामाजिक विकास का नहीं, शारीरिक विकास का नहीं, सभी आयाम का तो है ही नहीं, संवेगात्मक विकास का है, संवेगों का अनोखा काल है। अगला है, सामाजिकरण आरंभ होता है परिवार से, स्कूल से, मित्र से, व्यवसाय से। सामाजिकरण सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ईर्ष्या विकसित होती है 1 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद और विद्यालय जीवन में। तो 1.5 वर्ष बाद ईर्ष्या बच्चे में हो जाती है। ठीक। अगला सवाल है, 1 सही 1 प्लस 4 प्लस, ये जो आपके सामने गणित का सवाल है, 1 सही 6 सही 1/6 सही 2/3 माइनस 1/x प्लस 1/10 बराबर 11/12, तब x का मान है। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो है 15/2। ठीक। अगला सवाल है, ये जो समीकरण आपके सामने दिया हुआ है, अब मैं एक एक वर्ड को बोलूँ, इससे अच्छा आप खुद ही देख लेना और उसको सॉल्व कर लेना। इसका जो आंसर है जो इन्होंने माना है वो मैं सीधा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर इन्होंने सही माना है। अगला 108 का इन्होंने जो सही आंसर माना है वो कोई नहीं माना है। ठीक। अगला जो आपके सामने है, भिन्न रूप में जो समीकरण दिया हुआ है, इस 109 का जो सवाल का आंसर इन्होंने माना है, ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है। ठीक है। अगला सवाल है, ये जो है भिन्न दी हुई थी, इसको सरल करना था और सरल करने के बाद इसका जो आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 3, 2 आंसर माना है। अगला सवाल है, गणित में आपको सीधा आंसर बता देता हूँ ताकि आप इसको सीधा सोल्व कर लेना कि कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है। ये जो है ये सर्व समीकरण से सरल होता है और इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 4, 3 इसका आंसर आता। ठीक। उसके बाद जो अगला सवाल है, इसका जो आंसर इन्होंने माना है वो है 112 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1/7। अगला सवाल है 113, इसको जब सरल करोगे तो 113 का जो सवाल है इसका आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 1, 1/3। अगला सवाल है लास्ट, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आप इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 114 का 3। ठीक है, ये गणित के सवाल थे, आपको करने हैं। अब आगे सवाल आते हैं शिक्षण विधियों के। ठीक है, अब शिक्षण विधियाँ हैं, प्रोजेक्ट विधि निम्न में से
प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? तत्परता का है, अभ्यास का है, प्रभाव का है, आनुवांशिकता का नियम नहीं है। नॉर्मल सा सवाल था। अगला सवाल है, प्रायोजना पद्धति में बालक सीखता है आर्थिक क्रिया द्वारा? नहीं। शारीरिक मानसिक क्रिया द्वारा, प्रयोग द्वारा, अनुसंधान द्वारा? तो शारीरिक और मानसिक क्रिया द्वारा प्रायोजना में सीखा जाता है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट विधि के एक शिक्षक की भूमिका होती है? ज्ञान प्रदाता की नहीं होती है, मार्गदर्शक की होती है, परामर्शदाता की होती है और सहयोगी की होती है। तो बी सी डी तीनों हैं। आप आगे देखेंगे तो बी सी डी तीनों ऑप्शन मिलेंगे आपको ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों का व्यवस्थित क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है 118 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 4। ये कह रहे हैं सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण करना है, ठीक है, उसके बाद आपको प्रायोजना का चयन करना है, उसके बाद आपको प्रायोजना की योजना बनानी है, उसके बाद आपको प्रायोजना का क्रियान्वयन करना है, फिर निर्णयन करना है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस था, इसका जो चरण क्रम था। अगला है 119 नंबर सवाल, प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है। कैसा कार्य है? समस्यात्मक, जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। ये दी थी स्टीवेंसन ने परिभाषा। अगला सवाल है आपके सामने, किलपैट्रिक के अनुसार निम्न में से कौन सा एक प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है? तो किलपैट्रिक ने कहा था रचनात्मक योजना, बिल्कुल कहा था, समस्यात्मक योजना भी कहा था, रसास्वादन भी कहा था, लेकिन अधिगम योजना नाम से इन्होंने कोई प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं बताया था। 120 सवाल हो चुके हैं। अब आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए आपको यदि अच्छा लग रहा है। अब आगे सवाल 20 और बचे हैं, 30 और सवाल बचे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप अभी तक जुड़े। सवाल नंबर 121, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है, जो कि कॉलेज में करवाए जाते हैं, बीएसटीसी और बीएड में। इसका उद्देश्य है शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, इसका कारण जो उद्देश्य होता है। अगला सवाल है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो 122 का आंसर जो है प्राथमिक स्तर तक वर्तनी का शुद्ध ज्ञान हो जाना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है 123, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति है? स्वागत भाषण, शोक संवेदना, प्रकट करना, धन्यवाद ज्ञापित करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सब औपचारिक है। इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है। ठीक है। अब अगला सवाल है 124, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का पद नहीं है। इनमें से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा? प्रस्तावना है, अभ्यास पद है, परीक्षण है, उद्देश्य कथन इसका आंसर है। ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का पद नहीं है। अगला है F.G. फ्रेंच ने संरचनात्मक उपागम की शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं दिया है? वाचन पर बल दिया है, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता, लेकिन तर्क शक्ति तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का कोई इन्होंने नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर था। अब 126 नंबर है, पाठ्यक्रम सामग्री की केंद्रीय भावों तक पहुंचने के लिए अधिक सामग्री अधिक, समय कम, फास्ट पढ़ना पड़ेगा, मौन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 द्रुत मौन वाचन। अगला सवाल है सवाल नंबर 127, इधर ही है। तो इसका सवाल है, विश्लेषणात्मक श्रवण का अर्थ है श्रुत सामग्री में आनंद अनुभूति करना, श्रुत सामग्री के मुख्य तत्वों, विचारों, केंद्रीय भाव को समझना, श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों पर तुलनात्मक दृष्टि विचार करना और पूर्व अनुभव के आधार पर मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना। ये जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये विश्लेषण किया है इन्होंने। अगला है 128 का, पार हो गए जो संकट से उन्हें मुबारक नई जिंदगी, अभी फंसे जो बीच समंदर पाओ, तेरी कश्ती उसी ओर है, मेरी कश्ती उसी ओर है। ये जो पंक्तियां हैं, इससे भाव ग्रहण और कारण करण का भाव समझना किस प्रकार का पठन है। इससे यदि बच्चा भाव समझता है तो किस प्रकार का पठन कर रहा है? सृजनात्मक पठन कर रहा है, चित्र पठन कर रहा है? नहीं। शाब्दिक पठन? नहीं। इन्होंने जो माना है चिंतनात्मक पठन इसका आंसर माना है। ठीक है। अगला सवाल है 129, वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? तो वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? विश्लेषणात्मक विधियां, समाहारक विधियां, संश्लेषणात्मक विधियां, संगति विधियां। तो इसका सही आंसर है संश्लेषणात्मक विधियां। अगला है ग्राह्यात्मक कौशल है, पठन और लेखन कौशल, श्रवण और लेखन कौशल, पठन और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और पठन और श्रवण कौशल। इसका जो ऑप्शन 4 है, ग्रहण करते हैं, वो ग्राह्यात्मक कौशल कहलाते हैं। पठन और श्रवण से हम ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला सवाल 131, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। ऐसा बोलने वाला इंसान है बेकन। ठीक है। अगले सवाल है, भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम कौन सा होता है? तो ये होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सु बो पहली। ठीक है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किसी आदर्श बनावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है? प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख, इनमें से कोई नहीं, तो अनुलेख कहलाता है। बहुत सिंपल सा सवाल था। भाषा शिक्षण के लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है ऑडियो टेप रिकॉर्डर, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, भाषा प्रयोगशाला, रेडियो व दूरदर्शन। इसका सही आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम।
ठीक है। अगला सवाल है, किस विकल्प में बहुवचन शब्द नहीं है? भाग्य, दर्शन, होश, वर्षा। आप जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा वर्षा जो है वो एक वचन शब्द, ये बहुवचन नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, ऋषि निबंध लिखता है किस काल का वाक्य है? इसका जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल। ऑप्शन नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल इन्होंने आंसर माना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 137, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, मतलब कौन सा पुल्लिंग है? सजावट, ब्रह्मपुत्र, पूर्णिमा, सेकंड। तो इसका जो है सेकंड है, पुल्लिंग है। ठीक है। अगला सवाल है, मछली उसे तैरा जा रहा था किस प्रकार का वाच्य है? इसका जो इन्होंने आंसर माना है वो माना है भाववाच्य। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है। असंभव कार्य करना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? पीठ दिखाना, पानी में आग लगाना, प्राण हथेली पर रखना, पापड़ बेलना। तो इसका जो सही आंसर है पानी में आग लगाना। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में सभी अविकारी शब्द है, मतलब जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तो वो है कम, इधर, अब। इसमें छात्र है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें सुंदर है, इसमें मेरा है। तो ये सारे नहीं होंगे, इसका जो है पहला आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल है, सोनल बजा रही है। तो सोनल क्या बजा रही है? कुछ न कुछ बजा रही है, जैसे ढोल बजा रही है, बाजा बजा रही है। तो इसका जो है ये सकर्मक क्रिया माना है। ठीक है। अगला है, अकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो 142 का इन्होंने जो सही आंसर माना है वो माना है निकालना। ठीक है। गिरना, बिगड़ना, उड़ना नहीं, निकालना। ठीक है। ये इन्होंने सही आंसर माना है। अगला है, बाई द टाइम वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुँचे द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है। अगला सवाल है 144, ही खालिस्तान इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू मुंबई। मुंबई जाने से पहले वो 5 साल तक दिल्ली में रहे थे, हैड लिव्ड। ठीक है। 144 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है 145, 145, व्हेन आई सो अमित यस्टरडे, जब मैंने कल अमित को देखा, ही खालिस्तान फॉर द बस, ही वॉज वेटिंग फॉर बस, वो बस के लिए इंतजार कर रहा था। ठीक है। अगला सवाल है, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन फर्स्ट नेशन आफ्टर ही खालिस्तान फ्रॉम द समिट, जब वो समिट से वापस आएंगे, ही रिटर्न्स फ्रॉम द। आपको पता है जब एक साइड फ्यूचर टेंस आती है तो दूसरी साइड जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस आती है। दूसरा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेजेज, नीडल इन ए हाई स्टिक। आपको जो है ईडियम बताने हैं, ईडियम का अर्थ बताना है। नीडल इन द हाई स्टिक का है समथिंग विच इज़ वेरी रेयर, a bad thing in a good place, a weak point in a secure system, something difficult to locate। इसका इन्होंने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला सवाल है 148, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। ऑन क्लाउड 9, 9वें आसमान पे होना, मतलब खुशी इतनी ज़्यादा होनी, तो ब्लिसफुल और एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम। वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार। ठीक है। समथिंग विच कैन हैपन एट, सॉरी इसका ये नहीं, द हैपन्स वेरी रेयरली, जो बहुत कभी कभार होता है वो। अगला है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। सो वंस ट्रू कलर, इंसान का उसका असली रंग बताना, मतलब टू रिवील वंस ट्रू नेचर और कैरेक्टर। ये इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 माना। ये आज का जो पेपर था वो आपको कैसा लगा, और आपने यदि ऑफलाइन भी दिया है तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है और आप यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये प्यार ही हमें मोटिवेट करता है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमें कमेंट कीजिए, कोई आपको यदि प्रॉब्लम या समस्या है आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।